तो बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस होता क्या है? तो 10th क्लास में के बच्चों को अगर लाइफ प्रोसेस समझना है तो समझना ये जरूरी है कि वो वैसे काम जो उसके बॉडी में चल रहा है, जिसकी वजह से वो जीवित है, जिसकी वजह से वो अलाइव है, उन सारे ही प्रोसेस को कहते क्या है कि वो लाइफ प्रोसेस में। जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि अगर आप भोजन कर रहे हो, दैट मीन्स आप न्यूट्रिशन ले रहे हो, आप श्वास ले रहे हैं यानी आप रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, आपके बॉडी के अंदर ब्लड है यानी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, और साथ ही साथ आप क्या कर रहे हैं तो यूरिन भी पास करते हैं टाइम टू टाइम, दैट मीन्स क्या है ये एक्सक्रीशन भी हो रहा है। तो अगर आप न्यूट्रिशन कर रहे हो, आप रिस्पायरेशन कर रहे हो, आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं और आप एक्सक्रीशन कर रहे हैं, अगर ये सभी ना कर पाए, अगर ये सभी ना कर पाए तो आपका लाइफ पॉसिबल है क्या? बिना न्यूट्रिशन के, बिना रेस्पिरेशन के, बिना ट्रांसपोर्टेशन के और बिना एक्सक्रीशन के आप सरवाइव नहीं कर सकते। साथ ही साथ इन सब के लिए आपके बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इसेंशियल लाइफ प्रोसेस है यानी वैसे काम जिसकी वजह से आप जीवित हैं। अब कह रहे हो क्या कि अगर बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, तो ये ऑटोनोमस फंक्शन जो है वो ब्रेन के थ्रू और हार्मोन्स के थ्रू रेगुलेट होता रहता है। लेकिन अगर हम इसमें वॉलंटरी की बात करें, जैसे कोई आदमी पागल होता है, मैड होता है, जो हमारी तरह बिहेव नहीं करता है, जो आपकी तरह समझदार नहीं होता है, कहीं भी कुछ कर बैठता है, कहीं भी चला जाता है, कहीं भी कुछ बोल देता है, अपने आप बकबक करता रहता है, तो वैसे लोग जो मैड हैं, जो पागल हैं, सोचो कि उसका माइंड मतलब कह सकते हो लॉजिकली और नॉलेजेबल तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वो खाना खा रहा है, फिर भी वो रेस्पिरेशन कर रहा है, फिर भी वो ट्रांसपोर्टेशन उसके बॉडी में हो रहा है और एक्सक्रीशन भी हो रहा है। लेकिन सोचना है कि उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वो ये सारे काम को कर रहा है, बॉडी के अंदर ये सारे काम चल रहे हैं। दैट मीन्स कह सकते हो कि लाइफ के लिए जो बिल्कुल जरूरी हो, लाइफ के लिए जो बिल्कुल जरूरी है, जीवन जीने के लिए जो बहुत जरूरी है, उस प्रोसेस को कहते क्या हैं? लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। दैट मीन्स आप कह सकते हो यहाँ पे बच्चों कि लाइफ इसेंशियल फंक्शन की बात हो रही है, लाइफ इसेंशियल फंक्शंस की बात हो रही है, लाइफ इसेंशियल फंक्शंस की बात हो रही है, यानी वैसे काम जो आपकी बॉडी में क्या है, लाइफ के लिए जरूरी है, जीवन को जीने के लिए जरूरी है, जो जीवन को जीने के लिए जरूरी है, उस काम को ही कहते हैं कि वो लाइफ प्रोसेस है। अब इसमें होता क्या है बच्चों? तो कहता है कि ये जो लाइफ इसेंशियल फंक्शन है ये जरूरी क्यों है? तो ये सर्वाइवल के लिए जरूरी है, यानी जीवन को जीने के लिए जरूरी है। और क्यों जरूरी है? तो रिपेयरिंग के लिए जरूरी है, यानी कह सकते हो आपके बॉडी में बहुत सारी कोशिकाएं, बहुत सारे टिश्यूज हमेशा बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, यानी रिपेयरिंग का वर्क चलता रहता है। तो यानी कह सकते हो सर्वाइवल के लिए जरूरी है, रिपेयरिंग के लिए जरूरी है, और क्या जरूरी है? मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। किसके लिए जरूरी है? मेंटेनेंस के लिए जरूरी है, यानी आपके बॉडी में बहुत सारी चीजें हैं जिसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, यानी मेंटेनेंस के लिए भी जरूरी है। तो लाइफ इसेंशियल फंक्शंस, लाइफ इसेंशियल फंक्शंस जो बॉडी के इनसाइड में क्या कर रहा हो, सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म को मेंटेन कर रहा हो, रिपेयरिंग कर रहा हो लॉस्ट टिश्यूज को, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम किसके अंदर रखेंगे? तो लाइफ प्रोसेस के अंदर रखेंगे। इस प्रोसेस में आता कौन कौन सा है? तो अगर हम बात करते हैं कि लाइफ इसेंशियल फंक्शन कौन कौन से होते हैं, लाइफ इसेंशियल फंक्शन कौन कौन से होते हैं, तो लाइफ इसेंशियल की फंक्शन की बात करोगे तो बहुत जरूरी है कि ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? न्यूट्रिशन करेगा, यानी बिना न्यूट्रिशन के वो सर्वाइव नहीं कर सकता। न्यूट्रिशन क्या है? वन ऑफ द लाइफ इसेंशियल फंक्शन है, यानी वन ऑफ द पार्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेस है वो। और अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो अगर रेस्पिरेशन की बात करो तो रेस्पिरेशन के बगैर भी पॉसिबल नहीं है। खाना अगर आप नहीं खा रहे हो तो कहता है कि अगर आप एक सप्ताह 10 दिन तक अगर खाना नहीं भी खा रहे हैं तब भी आप जीवित रह पाओगे, क्योंकि आपके बॉडी में बहुत सारे स्टोर्ड एनर्जी होती है, फैट होते हैं, जो आपकी बॉडी उसको इस्तेमाल करेगा जब स्टारवेशन में रहोगे। तो समझने की जरूरत है कि अगर आप न्यूट्रिशन नहीं कर रहे, बॉडी तो कमजोर होता जाएगा, बिल्कुल कमजोर होता जाएगा अगर आप स्टारवेशन में रहते हैं तो, लेकिन तुरंत नहीं मरोगे भूख से, भूख से मरने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप रेस्पिरेशन ही नहीं करते हो, मतलब एनर्जी ही नहीं बनती है, आप रेस्पिरेशन ही नहीं कर रहे हो, आप ऑक्सीजन ही नहीं ले रहे हो, आप एनर्जी ही नहीं बना रहे हो, तो आप 5 मिनट भी जीवित नहीं रह पाओगे,
यानी अगर कोई कह दे कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, बहुत बलवान हूं और इस दुनिया में हमसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है, तो मैं उससे कहता हूं कि अगर तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो, बहुत ज्यादा ताकतवर हो और अपने आप को सबसे बड़ा 30 मार खा समझते हो और तुम में बहुत हिम्मत है पूरी दुनिया को जीतने की, लेकिन तुम में हिम्मत नहीं है कि तुम अपने श्वास को 15 मिनट रोक लो, अपने श्वास को आधे घंटे रोक लो, अपने श्वास को 5 मिनट रोक लो, तुम में हिम्मत नहीं है। तुम हो बहुत हिम्मत वाले, लेकिन तुम में हिम्मत नहीं है कि तुम अपने ही श्वास को 5 मिनट रोक लो, नहीं रोकने की हिम्मत। लेकिन तुम हिम्मत क्या दिखाते हो? दूसरे के श्वास को रोकने की हिम्मत दिखाते हो। मैं किसी के श्वास रोक दूंगा, मैं किसी को ये कर दूंगा, मैं किसी को ये कर दूंगा, मैं दुनिया में सबसे ताकतवर हूं, मैं दुनिया में सबसे शक्तिशाली हूं, मेरे पास बहुत पावर है, मैं बहुत बड़ा, है ना, मैं बहुत बड़ा। बहुत बड़ा कैसा बड़ा? तो मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास बहुत बड़े गैंग हैं, मैं किसी को कुछ भी कर सकता हूं, कहीं से किसी को उठा सकता हूं। लेकिन आप अपने श्वास को 5 मिनट रोकने की हिम्मत नहीं रखते। है हिम्मत तो रोक के दिखाओ। अगर 5 मिनट रोकने के बाद अगर आप रुक गए, यानी आप जीवित रह गए, तो फिर बात करेंगे। किसी में ऐसी काबिलियत नहीं है, किसी में कोई हिम्मत नहीं है, अपने ही बॉडी को वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, अपने ही बॉडी के पास उसका कंट्रोल नहीं है। वो इन्वायरमेंट के ऑक्सीजन पे डिपेंड है, वो इन्वायरमेंट के ऑक्सीजन पे डिपेंड है, वो इन्वायरमेंट यानी खेतों में उग रहे अनाज पे डिपेंड है। लेकिन बातें करेंगे बहुत बड़ी कि मैं सबसे बड़ा 30 मार खा हूं, बहुत बड़ा हिम्मत वाला हूं, दुनिया को देख सकता हूं, मैं किसी से नहीं डरता। तुम में कोई हिम्मत नहीं है, क्योंकि तुम किस पे डिपेंड हो? हर चीज के लिए इन्वायरमेंट पे डिपेंड हो। रिस्पिरेशन, मैंने क्या कहा कि आप भोजन के बगैर आप कई दिन तक रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि वो ऑक्सीजन वो चीज है जो आपके अंदर गए भोजन को क्या करता है? एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आपके अंदर जो भोजन गया है, उस भोजन को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? ये जो ऑक्सीजन गया है। हालांकि डायरेक्ट कोई रोल नहीं होता है, आप पढ़ोगे तो डायरेक्ट कोई रोल नहीं है ऑक्सीजन का एनर्जी कन्वर्जन में, लेकिन अगर ऑक्सीजन ना हो तो ये जो एनर्जी बन रहा है, वो उसके कारण आपके बॉडी में क्या होगा? आपके सेल्स में टॉक्सिसिटी हो जाएगी हाइड्रोजन बढ़ने के कारण, और आपके सेल्स डैमेज हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है, डायरेक्ट रोल नहीं है। ये कोई नहीं कह सकता कि ऑक्सीजन गया तब रेस्पिरेशन हुआ है। रेस्पिरेशन एक केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है, लेकिन ऑक्सीजन का उसके अंदर एक अलग जो आप पढ़ोगे ईटीए साइकिल में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, या ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जब आप पढ़ेंगे तब इस चीज को समझ में आएगा कि वाकई ऑक्सीजन का डायरेक्ट रोल है या नहीं है, ऑक्सीजन क्या काम कर रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ऑक्सीजन जाएगा तब ये काम हो पाएगा, तभी हो पाएगा, एनर्जी तभी बन पाएगी, अदरवाइज सेल सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। सो हिम्मत वाले को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप हिम्मत वाले नहीं हो। हिम्मत वाला ऑक्सीजन है, हिम्मत वाला भोजन है जो आपको ये चीजें देता है। सो अपने ऊपर गुरूर करना बंद कर दो, तुम कुछ भी नहीं हो, नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ, ये बॉडी कुछ भी नहीं है। ब्रेन का एक पार्ट अगर काम करना बंद कर दे, आप कुछ नहीं कर पाते। आपका जो पीछे का जो ब्रेन है, स्मॉल ब्रेन विच इज कॉल्ड द सेरिबेलम, अगर सेरिबेलम वर्क करना बंद कर दे, तो मैं जो हाथ उठा रहा हूं, उंगलियां फीका रहा हूं, ये कुछ नहीं कर पाऊंगा, पैरालाइज हो जाओगे, पैरालाइज्ड, कुछ नहीं कर पाओगे, अनेबल टू वॉक, अनेबल टू टॉक, कुछ नहीं कर सकते। आप सो सकते हो लेकिन सोच के कुछ नहीं कर सकते। सो यू आर द कंट्रोल ऑफ योर इनसाइड बॉडी, आपके लाइफ प्रोसेस के अंदर ही आप कंट्रोल में हो, आप कुछ नहीं हो, मन से चाहे जितने बड़े बनो। सो बहुत जरूरी है समझना कि लाइफ प्रोसेस है क्या। तो न्यूट्रिशन की बात जो कर रहे हैं इंपॉर्टेंट है, रिस्पिरेशन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि कह रहा है कि आप न्यूट्रिशन में पेट भर सकते हो। पेट इस तरह से, जैसे हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी क्या एक मशीन है। तो ह्यूमन बॉडी अगर एक मशीन है, तो मशीन क्या है? जैसे आपके पास बाइक है, आपके पास कार है, तरह तरह के ऑटोमोबाइल्स हैं, उन सब में क्या होता है? एक चैम्बर होता है जहां पे कार रखा जाता है, फ्यूल को रखा जाता है। तो भैया हमारे पास जो स्टमक है, आपके पास जो इंटेस्टाइन है, आपके पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये एक टैंकर है, ये वही टैंकर है जहां पे फ्यूल को रख रहे हो। यानी ह्यूमन बॉडी को अगर मशीन मान लिया जाए, ह्यूमन बॉडी को अगर मशीन मान लिया जाए, तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका जो स्टमक है, वो एक फ्यूल टैंक है, और भोजन वो फ्यूल है, भोजन वो फ्यूल है। लेकिन जिस तरह से ऑटोमोबाइल्स के टैंकर में
जिस तरह से बाइक की टंकी में ऑयल, पेट्रोल, सीएनजी, बहुत तरह के फ्यूल जो डाले रहते हैं, बिना जले, बिना कंबशन के, बिना बर्न हुए एनर्जी नहीं देता और गाड़ी नहीं चलती। ठीक उसी तरह से आपका जो स्टमक है वो भी एक क्या है, फ्यूल टैंक है, जिसमें आप भोजन डाल देते हो। लेकिन उस भोजन से एनर्जी मिलेगी कैसे? जब वो बर्न होगा, जब वो क्या होगा, बर्न होगा, जब कंबशन होगा, जब रेस्पिरेशन होगा, जब ऑक्सीडेशन होगा, तब उससे क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी। अदरवाइज एनर्जी नहीं बन सकती है, बिल्कुल भी नहीं बन सकती है। तो ह्यूमन बॉडी एक मशीन है, तो उसका स्टमक वो फ्यूल टैंक है, और भोजन वो फ्यूल है, और ऑक्सीजन वो तरीका है, वो जरिया है जिससे ऑक्सीडेशन होता है और वो फ्यूल बर्न होता है और उससे एनर्जी बनती है। एनर्जी किस रूप में बनती है? सेलुलर एनर्जी बनती है। कैसी एनर्जी बनती है? सेलुलर एनर्जी बनती है। दैट मींस एटीपी बनता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सेलुलर एनर्जी, एनर्जी करेंसी कहते हैं उसको। सो न्यूट्रिशन से एनर्जी नहीं मिलती है। एनर्जी मिलती किससे है? रेस्पिरेशन से मिलती है। यानी रेस्पिरेशन एनर्जी के लिए जरूरी है। अगर डेफिनेशन कभी आएगा कि न्यूट्रिशन क्या है, तो न्यूट्रिशन का डेफिनेशन ये होता है, इन टेकिंग ऑफ फूड टुगेदर विद यूटिलाइजेशन। क्या कहता है? तो इन टेकिंग ऑफ फूड, इन टेकिंग ऑफ फूड टुगेदर विद यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन यानी भोजन को आप ग्रहण कर रहे हो और यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। यूटिलाइजेशन का मतलब जो भोजन है उसमें जो एनर्जी है, उस एनर्जी को क्या करना है? यूज करना है। जब तक एनर्जी को यूज नहीं करोगे, जब तक न्यूट्रिशन कंप्लीट होगा ही नहीं होगा। अब कहोगे कैसे? अगर हमने भोजन को ग्रहण कर लिया तो हमने न्यूट्रिशन कैसे नहीं किया? तो न्यूट्रिशन तभी पॉसिबल है, न्यूट्रिशन तभी पॉसिबल है जब आप इनटेकिंग भी कर लो और यूटिलाइजेशन भी कर लो, तभी पॉसिबल है। तो इनटेकिंग ऑफ फूड टुगेदर विद यूटिलाइजेशन को ही न्यूट्रिशन कहते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपने इनटेकिंग किया फूड का और यूटिलाइजेशन नहीं किया, यूटिलाइजेशन में क्या होता है? तो एनर्जी बनाना, एनर्जी फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। एनर्जी फॉर्मेशन नहीं हो रहा। एनर्जी फॉर्मेशन के लिए क्या करना है? तो इसमें आ रहा है रेस्पिरेशन में, यानी इसमें क्या हो रहा है? तो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? एनर्जी फॉर्मेशन का काम हो रहा है। लेकिन एनर्जी फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी है? तो एनर्जी फॉर्मेशन के लिए जरूरी है इनटेकिंग ऑफ O2। ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे और जो CO2 बनेगा उसको क्या करेंगे? टेकिंग आउट। टेकिंग आउट यानी बाहर निकालेंगे। टेकिंग आउट ऑफ CO2, CO2 को बाहर निकालेंगे, CO2 को बाहर निकाल देना। ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना, यानी जो हम लोग ऑर्गेनिक मटेरियल ले रहे हैं, जो ग्लूकोज ले रहे हैं, उस ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे और बनाएंगे, उससे क्या बनाएंगे? एनर्जी बनाएंगे। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि न्यूट्रिशन कर लिया आपने, रेस्पिरेशन कर लिया आपने, लेकिन समझना ये है कि इसको ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे? व्हाट इज द नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन क्या है? क्योंकि वी नो दैट कि हम लोग क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है? स्पेसिफिसिटी होती है। डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के बॉडी में डिफरेंट पोजीशंस होते हैं। हर एक ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे से कोऑर्डिनेट है जरूर, लेकिन सब के सब क्या है? अलग अलग बॉडी लोकेशंस पे सिचुएटेड है। डाइजेस्टिव सिस्टम का लोकेशन कहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का लोकेशन कहीं है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का लोकेशन कहीं है, नर्वस सिस्टम का लोकेशन कहीं है। तो हर एक सिस्टम अलग अलग बॉडी पे सिचुएटेड है, अलग अलग लोकेशन पे लोकेटेड है। सो अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो चेस्ट रीजन में, हमारा स्टमक जो है, हमारा जो स्टमक है वो बेली रीजन में है, एब्डोमिनल एरिया में है। लेकिन सोचना ये है कि जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, जो फूड का रिक्वायरमेंट है, इस पूरे बॉडी में फ्रॉम हेड टू टो, यानी सिर से लेके पैर तक जितने भी सेल्स हैं, हर एक सेल्स में ये वर्क होगा। हर एक सेल्स में ये वर्क होगा, ऑक्सीडेशन का वर्क होगा, रेस्पिरेशन का वर्क होगा, और ये सारे सेल्स एनर्जी बनाएं। तो उन सारे सेल्स में ग्लूकोज को ले जाना है, उन सारे सेल्स में ऑक्सीजन को ले जाना है। तो सोच लो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से फूड को ले जाने का काम, यानी फूड मॉलिक्यूल्स को ले जाने का काम, और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहां से ऑक्सीजन को हर एक सेल्स के पास ले जाने का काम कौन करेगा? तो इसके लिए जरूरी है इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम।
जो सिर्फ ह्यूमन बॉडी में नहीं बल्कि प्लांट में भी जरूरी है। प्लांट में आपने पढ़ा होगा कि वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम का काम होता है वाटर का ट्रांसपोर्ट करना और फ्लोएम का काम होता है फूड का ट्रांसपोर्ट करना। और जाइलम एक ही डायरेक्शन में फ्रॉम रूट टू सूट पार्ट तक करता है, लीफ तक जो है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। और जो फ्लोएम है लीफ से फूड को जड़ तक भी ले जाता है और जड़ से जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है उसको लीफ तक भी ले जाता है एज पर द सीजन्स। क्योंकि उसमें क्या होता है, सिंक एंड सोर्स वाले पार्ट होते हैं। सोर्स जहां पे बन रहा होता है, सिंक जहां पे उसका स्टोरेज और यूटिलाइजेशन हो रहा होता है, वो सिंक वाला पार्ट है। तो सिंक और सोर्स जो है प्लांट में अकॉर्डिंग टू द सीजन्स बदलते रहते हैं। तो ये काम फ्लोएम कर रहा होता है फूड के ट्रांसपोर्ट का। हमारे बॉडी में ये ट्रांसपोर्ट का काम कौन कर रहा होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कर रहा होता है। आप आगे पढ़ोगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो तरीके के, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है एंड क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। एंड क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, तो क्लोज ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरी होते हैं, वेन होते हैं, कैपिलरीज होते हैं। लेकिन ओपन टाइप वाले में ओपन बॉडी जिसमें वेन और कैपिलरीज और आर्टरी नहीं होता बल्कि पूरे बॉडी में ही क्या होता है, ब्लड भरा हुआ रहता है। जैसे कि इंसेक्ट्स में होल बॉडी में ही ब्लड भरा रहता है, उसको कहते क्या है, बॉडी को हीमोसिल कहते हैं और ब्लड को कहते हैं हीमोलिम्फ कहते हैं। हीमोलिम्फ में आरबीसी नहीं होता, आरबीसी नहीं होता, वो कलरलेस ब्लड होते हैं। और हमारा ब्लड क्या है, हीमोग्लोबिन कंटेन कर रहा होता है, इसीलिए ब्लड क्या है, रेड है। कुछ जो इंसेक्ट हैं, क्रस्टेशियंस है, उसके ब्लड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्लू होते हैं, हीमोसाइनिन के कारण। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम बहुत जरूरी है ताकि न्यूट्रिशन किए गए जो आपने फूड को इंटेक किया है उस फूड को ईच एंड एवरी सेल्स तक पहुंचाएं और जो ऑक्सीजन है उसको ईच एंड एवरी सेल्स तक पहुंचाएं फॉर द ऑक्सीडेशन के लिए। अब यहाँ पे समझना है कि कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन की क्या होता है कि इन सब प्रोसेस को जब करते हैं, रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि ऑक्सीडेशन के समय, मेटाबॉलिज्म के समय बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है, टोटल केमिकल रिएक्शंस ऑफ द बॉडी, सम टोटल केमिकल रिएक्शंस ऑफ द बॉडी को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म जब चलता है तो दो वर्क होते रहते हैं, एनाबॉलिक होता है, कैटाबॉलिक होता है। बनने का भी काम हो रहा है, टूटने का भी काम हो रहा है। तो बनने और टूटने का जो यहाँ पे काम हो रहा है, इसमें कुछ वेस्ट मटेरियल बन जाते हैं और जो वेस्ट मटेरियल बन जाते हैं, टॉक्सिक मटेरियल बन जाते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट बन जाते हैं, दैट इज द नाइट्रोजनस वेस्ट बन जाते हैं। तो वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है, उस नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या करना होता है, बॉडी से बाहर निकालना बहुत जरूरी। अगर वो जमा हो गया तो बॉडी में बहुत बड़ी गड़बड़ी कर सकता है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यानी आप कह सकते हो कि जिस तरह से हर दिन आप अपने घर से कचरा बाहर निकालते हैं, तो उसी तरह से हमारे बॉडी में जो कचरा बनता है उस कचरे को भी बाहर बहुत निकालना जरूरी है। क्योंकि कचरा घर में रहेगा तो घर में रोग फैलाएगा और कचरा अगर बॉडी में रहेगा तो बॉडी में रोग फैलाएगा। सो कचरा कहीं भी जमा रहे तो कचरा नुकसान ही पहुंचाता है। सो कचरा कहीं जमा होने नहीं देना है। इसीलिए कचरे को बॉडी से बाहर निकालने के लिए बॉडी में एक सिस्टम है, वो सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। कचरे को बॉडी से बाहर निकालने के लिए एक सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जिसमें आप कह सकते हो कि यूरिन के थ्रू हम बॉडी से कचरा बाहर निकालते हैं। अगर किसी को लग रहा है कि कचरा निकालना जो इजेशन होता है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को अगर बाहर निकाल रहे हो तो ये इजेशन है, इसको एक्सक्रीशन नहीं बोला जाता है। एक्सक्रीशन होता है किडनी के थ्रू, जो ब्लड में गंदगी को, ब्लड में जो इम्प्योरिटीज है उसको फिल्टर करता है और फिल्टर करके वो यूरिन बनाता है और यूरिन के थ्रू क्या करते हैं, उसको हम बाहर निकालते हैं, वो एक्सक्रीशन है। एक्सक्रीशन सिर्फ किडनी से नहीं बल्कि लंग्स से भी हो रहा है। जैसे CO2 बाहर निकल रहा है ना, CO2 बाहर से निकल रहा है, तो बहुत सारे जो एक्सक्रीटरी मटेरियल हैं उसको बॉडी में जमा होने नहीं देना, उसको बाहर निकालना है। तो ये जो सारे प्रोसेस हैं, अगर ये प्रोसेस नहीं हुए तो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगी, परेशान हो जाओगे, हर बार डॉक्टर के दरवाजे पे जाते रहोगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है न्यूट्रिशन को समझना, रेस्पिरेशन को समझना, ट्रांसपोर्टेशन को समझना, एक्सक्रीशन को समझना, एंड दे आर ऑल आर द पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस। ये सभी लाइफ प्रोसेस के पार्ट। तो बच्चों, हम इसे कैरी करेंगे और समझते हैं लाइफ प्रोसेस को आगे डिटेल में। और अगर आप बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबा लें
ताकि अगर जो वीडियो बनाए तो वो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आए और आप चूके नहीं। तो तैयारी क्या करनी है? जीत की करनी है। तैयारी किसी करनी है? जीत की। और तैयारी जीत की ना पहले से शुरू होती है, एग्जाम के टाइम पे तैयारी कभी नहीं होती। अगर आप सोचते हो कि एग्जाम आएगा और पढ़ाई कर लेंगे, वन शॉट किसी का देख लेंगे और हमारी पढ़ाई हो जाएगी, तो आप किसी और को मूर्ख नहीं बना रहे, बल्कि आप खुद को ही मूर्ख बना रहे। सो अपने आप को मूर्ख बनाना छोड़ दो और पढ़ाई पे फोकस करो। ओके।